वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? मैं तो ठीक हूँ। काफ़ी दिन बाद आज मैंने वीडियो पोस्ट की है क्योंकि थोड़ी सी बिज़ी थी मैं, इसी वजह से। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है जी बोहर मॉडल। हम बीएस लेवल के लिए देखेंगे कि बोहर मॉडल क्या है। तो बच्चों, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं बताती हूँ रदरफोर्ड, ये एक साइंटिस्ट का नाम है। रदरफोर्ड ने सबसे पहले 1911 में बोहर मॉडल को स्टार्ट किया। इसकी जो डिस्कवरीज थी वो थी, और उसने कहा था कि ऑर्बिटल मोशन इलेक्ट्रॉन्स की होती है वो स्पिरल होती है। क्या होती है? मोशन स्पिरल होती है। और एटम जो होता है वो अनस्टेबल होता है, और इनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कंटिन्यूस होता है। ठीक है, ये इसकी डिस्कवरी थी रदरफोर्ड की। लेकिन ये जब क्वांटम मैकेनिकली इसे देखा गया, ये सारी रॉन्ग प्रूफ हो गई। तो उसके बाद बहुत साइंटिस्ट आया और उसकी जो डिस्कवरी थी वो थी, उसने भी सेम आइडिया प्रपोज किया, लेकिन जो उसके अजम्पशंस थे वो डिफरेंट थे। किससे? रदरफोर्ड से। और उसके क्या थे? उसने कहा कि जो हमारे पास मोशन होती है वो क्या होती है? सर्कुलर होती है। और उसने कहा था कि मोशन स्पिरल होती है। मेन डिफरेंस। उसके बाद उसने कहा था कि एटम जो होता है वो स्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है रदरफोर्ड ने। लेकिन बोहर ने कहा कि जो हमारा एटम होता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स और कूलम फोर्स हम की वजह से एटम हमारा स्टेबल होता है। और जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है वो डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूस नहीं होता। तो आगे कुछ बोहर मॉडल के मेन पॉइंट्स हैं ये वाले। तो सबसे पहले आ जाता है स्टेशनरी स्टेट्स, एनर्जी लेवल्स, और आ जाते हैं जी ऑर्बिट्स। उनकी एनर्जी लेवल E1, E2, E3। स्टेशनरी स्टेट्स इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो ना फिक्स्ड होते हैं ऑर्बिट में। तभी जाके हमारा क्या हमें क्या मिलेगी? स्टेबल स्टेट मिलेगी। और एंगुलर मोमेंटम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। और एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? L=n h कट। और L=n एच कट, ये रिलेशन बराबर होता है MVN एंड RN के। फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, उसके अराउंड ऑर्बिट्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जब ये मतलब कि अपर लेवल में जाएगा, ग्राउंड स्टेट में जाएगा एक्साइट होकर, तो ये एनर्जी रिक्वायर करेगा। वो कितनी एनर्जी होगी? E इज़ इक्वल टू एच म्यू के इक्वल होगी। तो बच्चों, रदरफोर्ड ने कहा था कि जो जो एटम होता है वो रेडिएट करता है। जब एटम रेडिएट करेगा, एक्सेलरेट करेगा, तो क्या होगा? उसका जो रेडियस है वो डिक्रीज़ कर जाएगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन बोहर ने कहा था कि एटम रेडिएट नहीं करता। जब वो रेडिएट करता है, ट्रांजिशन के दौरान ही रेडिएट करता है। ट्रांजिशन क्या होती है? जिसमें दो स्टेट्स मिलती हैं हमें, एक ऑब्जर्प्शन की और एक एमिट की। और वो एनर्जी कितनी होती है? E=, हमारे पास होती है एच म्यू। देन चलते हैं आगे जी। आगे आ जाते हैं ये रदरफोर्ड सॉल्व एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, ये जो सारे हमारे पॉइंट्स थे, रदरफोर्ड ने क्या किया था? सॉल्व किया था एक्सपेरिमेंटली। अब हम इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस देख लेते हैं। मतलब कि हम रेडियस की वैल्यू फाइंड करेंगे, अब वेलोसिटी की फाइंड करेंगे और एनर्जी की फाइंड आउट करेंगे। अब इन्होंने कहा कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है, न्यूक्लियस में होते हैं जी प्रोटॉन्स और उसके इर्द ऑर्बिट्स हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉन है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और कूलम फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। तो हमारे पास जो कूलम फोर्स है वो है K E²/R², क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं इसलिए हमारे पास E² है और R²। और हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी है जी? mv²/rn²। तो उसके बाद हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कितना होता है जी? L=n(h)कट, और वो रिलेशन इक्वल होता है MEVN और RN के। अब हमने ये रिलेशन इसके इक्वल होता है। अब ये ऊपर वाली इक्वेशन थी ना, हमने उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया। रीअरेंज कैसे किया है? हमने VME/VN² इधर ले आए हैं, और ये जो हमारे पास बाकी चीज़ें हैं वो हम इसको इधर ले आए। यहाँ से RN कैंसिल हो जाएगा, ये चल चीज़ मिल जाएगी हमें, ठीक है। और यहाँ पर VN² 2 बार है तो एक हम इधर लिख लेंगे और ये RN इधर आ जाएगा। अब ये वाला रिलेशन बन जाता है NH के इक्वल, एंगुलर मोमेंटम के इक्वल। तो ये आ जाएगा KE²/VN। तो हम लोग बच्चे वेलोसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं nth ऑर्बिट की, तो वो कितनी होगी? KE²/NH। तो ये हमारे पास होगी, K की वैल्यू होती है 1/4πε0। तो यहाँ से पुट कर देंगे, ये आ जाएगी। तो ये वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और MC0 की वैल्यू होती है 8.83 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1. h कट की वैल्यू है
प्लैंक कांस्टेंट नहीं है ये, सॉरी एच कट है 1.054 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34। तो आपने वी एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है। ये हमने वेलोसिटी फाइंड आउट कर ली। अब हम चलते हैं आगे कि रेडियस को कैसे फाइंड आउट करना है। रेडियस के लिए सेम बच्चों वही रिलेशन क्या है एंगुलर मोमेंटम का, एल इज इक्वल टू एन एच कट, वो होता है एम ई वी एन और आर एन के। ये क्वेश्चन नंबर होगी 1। उसके बाद हमारे पास कूलम फोर्स है और सेंटीमीटर फोर्स है, वो एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। ये क्वेश्चन नंबर होगी 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर ले लिया, वो ये वाली वैल्यू बन गई। और इक्वेशन नंबर 2 को हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया किससे, एम ई से। ठीक है, यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो एम ई स्क्वायर हो जाएगा और नीचे डिवाइड करेंगे तो एम ई ही आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी यहाँ पे। और सेम इधर भी हमारे पास ये वाला रिलेशन एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ये वाली वैसे ही आ गई। हमें यहाँ पर चाहिए रेडियस, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास। अब ये के की वैल्यू जब हम इस के को ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास के की वैल्यू 4 पाई एम सी नॉट ई नॉट एम सी नॉट एच स्क्वायर एंड डॉट एन स्क्वायर ही आ जाएगा एंड ई स्क्वायर एम ई आ जाएगा। तो ये वाला जो फैक्टर है ना, ये बच्चों बराबर होता है ए नॉट के। ए नॉट क्या होता है, इसकी वैल्यू जब हम सारी पुट आउट करेंगे तो जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.053 मल्टीप्लाई बाय नैनोमीटर है जी। और ये बहुत रेडियस को शो करता है। ठीक है, तो ये रेडियस का भी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारी रहेगी एनर्जी। एनर्जी का एनालिसिस करते हैं। एनर्जी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। तो अब हमने ये वही लिख लिया कि हमारे पास कूलम फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स लिख ली, यहाँ से हमने एम ई वी एन स्क्वायर की वैल्यू निकाली और वहाँ पर पुट कर दी, ये वाली आ गई। ये आ गई इक्वेशन नंबर ए, हमने उसको नाम दे दिया। अब उसके बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे पोटेंशियल एनर्जी की फाइंड आउट करेंगे। और उसके बाद हम, अब ये हमारे पास है जी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को हमने एज अ वर्क डन के तौर पर लिखा हुआ है, तो वो हम इन्फिनिटी से लेकर आर एन एफ डॉट डी आर। एफ की वैल्यू मतलब कि ये कूलम फोर्स है के क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो क्यू स्क्वायर की जगह हम लोग ई स्क्वायर लिख देंगे और आगे इसको इंटीग्रेट करके ये लिमिट्स पुट डाउन कर देंगे, तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा। तो एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा किसका, एनर्जी का भी। और उसके बाद अगर हम इसी रिलेशन को लेके आगे चलें, अगर मतलब इधर आर एन है, आर एन की ये वाली वैल्यू पुट डाउन करें, इसको सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाला सारा, ये बच्चे बराबर होता है आर के, हाइबर्ड कांस्टेंट है ये। तो ई एन बराबर होता है माइनस आर ओवर एन स्क्वायर। तो आर क्या है, हाइबर्ड कांस्टेंट है, और आर की जो वैल्यू होती है वो होती है जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ वैल्यू पुट करके आ जाएगी। अगर आप लोगों को फर्स्ट ऑर्बिट की चाहिए, एन की जगह 1 पुट कर दो, सेकंड की चाहिए 2 पुट कर दो, थर्ड की चाहिए 3 पुट कर दो एंड सो ऑन। आगे अब हम लोग देख लेते हैं इसका स्पेक्ट्रम। इसका स्पेक्ट्रम कैसे होगा, स्पेक्ट्रम बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट होगा तो इट मीन्स उसका मतलब है बाउंड स्टेट है, मतलब कि जो हमारे पास ई एन है वो लेस देन होगा 0 के। और जो हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है उसको हम अनबाउंड स्टेट कहते हैं, और उसमें ई एन ग्रेटर देन होता है किसके, 0 के। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास N1 है, N2 है, N3 एंड सो ऑन है। ये हमारे पास E1 है, E2 है, E3 एंड सो ऑन है। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास है जी, ये स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से नज़र आता है, N1 N2 N3 N4 एंड सो ऑन एंड इन्फिनिटी। और जैसे E1 है, E2 है, E3 है, E4 है, E5। ये जो हमारे पास है फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह सोन। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं जो हमारा क्वांटम नंबर है वो वेरी कर रहा है और लाइंस हैं वो बहुत ही क्या हो रही हैं, क्लोज हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, ये जो फर्स्ट है ये मतलब कि ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, सेकंड का भी ऐसे, थर्ड का भी ऐसे, फर्स्ट का। ये जो हमें मिली हैं सीरीज़ वो होती हैं लेमन सीरीज़। और रेडिएशंस कौन सी थी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन थी। जब हमने सेकंड के लिए किया यही काम तो हमें क्या मिला, हमें विजिबल रेडिएशन मिली और उसको हम बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। इसी तरह थर्ड के लिए जब देखेंगे तो उसके लिए हमें इंफ्रारेड रेडिएशंस मिलेंगी और वो होती हैं पासन सीरीज़। मतलब कि ड्यूरिंग ट्रांजिशन के दौरान क्या होता है, रेडिएशंस होती हैं अब्जॉर्ब करती हैं और फोटोन क्या होता है, एमिट होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ट्रांजिट टू ग्राउंड स्टेट। वही उसके लिए हमें ये वाली चीज़ मिलती है, सेकंड के लिए ये वाली मिलती है, थर्ड के लिए एंड सो ऑन। मतलब कि नीचे आप लोगों ने देखना है। फॉर एग्जांपल ये 2 कांस्टेंट है एम एंड एन। एम को आप लोग रख लो एक्साइटेड स्टेट एंड एन को रख लो ग्राउंड स्टेट। तो फॉर्मूला होता है ई एन इज इक्वल टू माइनस आर ओवर एन स्क्वायर। आपने जिस, तो आप लोग यहाँ पर लिख लो ये मतलब कि 1 ओवर एक्साइटेड स्टेट माइनस 1 ओवर
ग्राउंड स्टेट तो पहले के लिए जब हम करेंगे यहाँ पर 1 पुट कर देंगे तो लेमन सीरीज़ मिलेंगी, 2 पुट कर देंगे तो बाल्मर सीरीज़ मिलेंगी, 3 पुट करेंगे तो पासन सीरीज़ मिलेंगी, 4 पुट करेंगे तो ब्रैकेट सीरीज़ मिलेंगी और 5 पुट करेंगे तो पीफन सीरीज़ मिलेंगी। तो ये इनका स्पेक्ट्रम था। होप सो आप लोगों को समझ आ गई हो।